मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट का दौर चल रहा है, लेड बाय बैंकिंग एंड रिलायंस। एक ऐसे शख्स के पास चलते हैं बातचीत के लिए जिसने ऑलरेडी ये बात इनफैक्ट दिवाली के आसपास कही थी कि बाजार एक करेक्टिव फेज में आ जाएगा और आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े से एडजस्ट करने चाहिए। एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है बाजार में और वो है गौतम शाह गोल्डीलॉक्स रिसर्च के, और आज हमसे बात करने के लिए वो खुद जुड़ रहे हैं कोलकाता से। गौतम, गुड मॉर्निंग और 18 संदेश पे आपका स्वागत है। आप, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, आपकी कॉल काफ़ी अच्छी प्ले आउट हो रही है। आपने बोला था दिवाली के आसपास ही। अभी आप बताइए कि आपने इस करेक्शन कैसा, आप हाउ हैव यू टेकन स्टॉक ऑफ इट? आपको लगता है थोड़ा बहुत ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा और बाकी है? क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग अजय जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेल यस, आई थिंक दिवाली के टाइम पे मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट थी, ओवरहीटेड थी, एक फ्रेंजी था क्योंकि हर कुछ चल रहा था मार्केट में और चार्ट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसी के कारण हम लोग ने कहा कि 18,500-600 में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और धीरे धीरे मार्केट ये 1000 पॉइंट ऊपर से चला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट 2.5 वीक्स, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स काफी स्टेडी रहे थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस पूरे एक महीने में अर्निंग्स काफी अच्छी रही है। यू नो, कंपनीज हैव कम अप विद वेरी गुड अर्निंग्स, दे हैव बीन बीटिंग द स्ट्रीट्स, बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, जो हम लोग ने टाटा स्टील जैसे स्टॉक में देखा। और उसके बावजूद आई थिंक मार्केट्स में फॉल आई। सो मार्केट हैज स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू पॉजिटिव न्यूज, जो एक अच्छी साइन नहीं है। बट ये एक नॉर्मल कंसोलिडेशन फेज है। हमने बहुत बड़ी तेजी देखी, निफ्टी 15,000 से वर्चुअली नॉनस्टॉप 18,600 तक गया और अभी तक भी 10% का करेक्शन हमने ऊपर के लेवल से नहीं देखा है। तो थोड़ी बहुत और प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन हो सकती है। 13,300 से 400 का अच्छा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। मार्केट एक बार वहां पर स्टेबलाइज हो जाएगा और ऊपर में 18,000 18,100 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सो निफ्टी के लेवल पे कोई ज्यादा मंदी नहीं लग रही है, एक रेंज में रहेगा। और काफी स्टॉक्स जो ओवरहीटेड थे, जिनमें गिरावट लग रही थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहां से कोई मेजर डाउनसाइड नहीं लगती है। बट एक ही थोड़ा सा कंसर्न है मेरे को कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी अब वीक हो रही है। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स को देखें, और जो कोविड का जो एक नया वेव यूरोप में आया है, उसके कारण अगर थोड़ी सी वीकनेस ग्लोबल मार्केट्स में आती है तो इंडिया इंपैक्ट हो सकता है। बट आई थिंक ये अगले 5-7-10 दिनों का बात है। दिसंबर में होपफुली थिंग्स विल स्टेबलाइज और बाजार वापस एक अप ट्रेंड की ओर में चलेगी। बिल्कुल। गौतम, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब आपने ये भी इंडिकेट किया था कि हो सकता है थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो भी मार्केट, और जैसे आपने कहा कि 17,300 17,400 तक ये जा भी सकता है। आपने उसमें ये भी कहा था कि रिलायंस एंड बैंक्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज करने में या फिर यहाँ से ऊपर ले जाने में। अब आपका व्यू क्या है यहाँ पर, कंसिडरिंग जिस तरह से बैंक्स के रिजल्ट रहे हैं और जिस तरह से ये इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, आई मीन निफ्टी बैंक, और दूसरा रिलायंस पर जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन? देखिए, प्रॉब्लम यही है मिहिर, दैट लीडरशिप नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने में जब बाजार चल रहा था तो कोई ना कोई इंडेक्स हैवीवेट उसको ऊपर ले जाता था, चाहे वो बैंक्स हो या रिलायंस हो या आईटी स्टॉक्स हो या एफएमसीजी स्टॉक्स हो। पर पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि सारे जो इंडेक्स हैवीवेट्स है वो डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। तो कोई बुल्स के लिए बैटिंग कर ही रहा नहीं है, तो उसके कारण ये बाजार संभल नहीं पा रहा है। बट अगर आप मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो रिलायंस और बैंक्स हमें अभी भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए। सो बैंकिंग में हमारा टॉप पिक्स हमेशा से आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक और कोटक रहा है और रिलायंस तो हमें अच्छा लगता ही है। करेक्शन आई है, थोड़ी बहुत न्यूज फ्लो है, उसके कारण आज गिरावट है, बट आई थिंक इट्स टेम्पररी इन नेचर। रिलायंस का मीडियम टर्म चार्ट अभी भी अच्छा है और ये दोनों पॉकेट्स, जो बड़े पॉकेट्स है मार्केट के, ये बाजार को होपफुली स्टेबलाइज कराएंगे। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में नहीं, बट अगर आपका थोड़ा सा लंबा व्यू पॉइंट है तो इनमें डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप बाकी के सेक्टर्स देखें तो वो तो काफी खराब सिचुएशन में है, चाहे वो फार्मा हो, मेटल्स हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, उनमें तो कोई भी स्ट्रेंथ ही नहीं है। बट बैंक्स एंड रिलायंस मेरे हिसाब से अच्छे करेंगे मीडियम टर्म के हिसाब से। राइट, मॉर्निंग गौतम, इट्स प्लेजर टू टॉक टू यू ऑलवेज। जैसे आप रिलायंस की बात कर रहे हैं, रिलायंस के मीडियम टर्म में चार्ट अच्छे लग रहे हैं, आप क्या सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि ये चार्ट्स अच्छे दिख रहे हैं? कोई एक न्यूज या कोई एक डेवलपमेंट एक ऐसे ट्रेंड को बदल नहीं सकता है जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है।
मार्केट दीज डेज डिस्काउंट एवरीथिंग वेरी वेरी फास्ट। तो मार्केट को एक तरह से एक शॉक लगा ये अनाउंसमेंट के कारण, और उसी लिए ये स्टॉक आज गैप डाउन खुला है। बट 2250 2300 में काफी बड़ा सपोर्ट है, मुझे लगता नहीं कि वो टूटेगा। तो अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो रिलायंस को खरीदना चाहिए। इफ यू हैव टू प्ले द इंडिया स्टोरी, रिलायंस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, और मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करनी चाहिए। गौतम, एक बार बैंक्स की बात वापस करते हैं। देखिए, बैंक में एक वैरायटी है कोटक और एचडीएफसी बैंक वैरायटी, जो 1.5 साल से चले ही नहीं। हालांकि ओवरऑल बैंकिंग स्पेस भी बहुत ज़्यादा लैकलस्टर था, और लोग प्रेफर्ड बैंक्स जो हैं वो एक्सिस और आईसीआईसीआई थे, जैसा आपने बताया। ये तो पूरा 1 साल का खेल है। लास्ट 3, 4, 6 महीने में लार्ज पीएसयू बैंक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, बियॉन्ड एसबीआई, कैन बैंक, बीओबी। ये तो ये हमें एनालाइज करके बताइए कि कोटक और एचडीएफसी बैंक का क्या व्यू बन रहा है। क्या वो अपने डार्क शैडो के एरिया से निकलते हुए नजर आते हैं चार्ट्स पे? और दूसरा, ये पीएसयू बैंक्स की लार्ज पॉकेट जो है, कैन बैंक वैरायटी। देखिए, एचडीएफसी बैंक तो क्लियरली अंडर परफॉर्मर बन गया है, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग विद द मार्केट, और ये बाजार को ऊपर ले नहीं जा पा रहा है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। कोटक बैंक रिलेटिवली स्टेडी है। कोटक बैंक एक अलग तरीके से चलता है, स्टेडी स्टॉक है। अभी रिसेंटली उसने लाइफ हाई लेवल्स टेस्ट किए और उसके बाद एक छोटी सी पुलबैक आई है। बट मेरा मानना है कि अभी जो बैंकिंग में जो लीडरशिप है वो है आईसीआईसीआई बैंक के बाद। तो रिजल्ट्स के बाद आपने देखा होगा बहुत अच्छी रिजल्ट्स आई, उसी दिन स्टॉक ने टॉप आउट किया। अब ये ट्रेंड हम लोग ने काफी बड़े स्टॉक्स में देखा पिछले 3 महीनों में कि रिजल्ट्स अच्छी आती है और उसी दिन वो टॉप आउट हो जाता है और उसके बाद एक पुल बैक में चला जाता है। टाटा स्टील में सेम चीज हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में हुआ, स्टेट बैंक में भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट यही चीज हुआ। सो मार्केट अब इस अर्निंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। बट अगर आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो आईसीआईसीआई बैंक इज स्टिल द प्रेफर्ड बैंक। एचडीएफसी बैंक उतना अच्छा नहीं करेगा, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स अच्छे हैं नहीं। और कोटक बैंक एक इंश्योरेंस टाइप का स्टॉक है, तो बाजार कुछ भी हो जाए अच्छा या बुरा, कोटक बैंक जनरली स्टेडी रहता है। तो अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में तो कोटक बैंक में जाइए। और बाकी के जो टॉप 2 पिक्स है वो है आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक। सो पीएसयू बैंकिंग स्पेस हमें बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स में बहुत बड़ी ब्रेकआउट हुई थी, इनिशियल मूव आया, कैनरा बैंक 170 का 240 हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा 85 का 105 107 हुआ, पुल बैक आ रही है ओवरऑल मार्केट के कारण। बट ये जो टॉप 3 बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स है, उनमें अभी भी पोजीशन रख के रखना चाहिए, उसके नीचे मत जाइए। मेरा हमेशा से व्यू रहा है कि इस 18,000 18,500 के निफ्टी पे प्लीज स्टिक टू द टॉप 2-3 नेम्स इन एवरी सेक्टर। अगर आप क्वालिटी में रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। अगर डीप करेक्शन आती है तो जो क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है उसमें बड़ी फॉल आएगी। बिल्कुल। एंड गौतम, मैं वापस जो लीडरशिप वाली बात आपने कही उस पर लौटता हूँ, क्योंकि ये एक बाज़ार के लिए प्रॉब्लम रही है। जो रिजल्ट सीज़न पूरी तरह से फैक्टर इन हो गया, उसके बाद थोड़ा सा क्लूलेस घूम रहा है बाज़ार कि नेक्स्ट वेव को लीड कौन करेगा। टाटा मोटर्स और मारुति, इन दोनों पर भी हम देख रहे हैं, स्पेशली एंड आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस। लेकिन मारुति आज भी देखिए करीब 2% नीचे है। लेकिन मैं 1-2 दिन के ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग क्या ये माना जा सकता है दैट टॉप गियर में जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और कौन पहले जा सकता है, टाटा मोटर्स या मारुति? टाटा मोटर्स एनी डे। आई थिंक टाटा मोटर्स इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन द ईवी थीम, और ईवी थीम एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है जो अगले 5-10 साल चलेगी, और मार्केट ने वो समझा, और उसी के कारण टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसने इतनी बड़ी तेजी देखी पिछले 1 सालों में। 550 से 600 का हमारा ऊपर का लॉन्ग टर्म टारगेट था, तो उसके आसपास ही है, ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है, यहाँ से अपसाइड भी नहीं लगता है। तो एक कंसोलिडेशन करेगी। पर अगर आपको एक स्ट्रक्चरल स्टोरी प्ले करना है ईवी का, तो मेरे हिसाब से M&M और टाटा मोटर्स आर द बेस्ट प्रॉक्सीज। आई मीन ये सब स्टॉक्स को आप लेके भूल सकते हो। अगर बाजार चलेगी, बाजार स्टेबल होगी, तो ये सब स्टॉक्स साथ में चलेंगे और आउट परफॉर्म करेंगे। मारुति पिछले 6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, कोई मेजर तेजी मुझे नहीं लगती है। 7,400-500 के आसपास सपोर्ट है, थोड़ी बहुत मूवमेंट अपसाइड में आ सकती है। बट ऑटो से अच्छा है, मेरा ये हमेशा से मानना है कि रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स आई थिंक आर द बेस्ट बेट्स इन द मार्केट। तो इन 2 सेक्टर्स में इस फॉल में अक्यूमुलेट करना चाहिए। अगले 6 से 12 महीनों में आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी इवन एट दीज लेवल्स। सो ये 2 सेक्टर्स हमारे फेवरेट्स हैं। Alright, Gautam, I was about to ask आपका कैपिटल गुड्स पे क्या व्यू रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो आप बुलिश थे और अब भी आप कह रहे हैं पुल बैक यहाँ से कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्पेस पर आपका क्या व्यू रहेगा? क्या यहाँ पर आपको लगता है कैप्ड रहेंगे अभी भी ये स्पेस?
देखिए, फर्स्टली अगर आप कैपिटल गुड्स के बारे में देखें तो हमारा फेवरेट ऑल थ्रू आउट एलएनटी रहा है, और ये पूरी 1000 पॉइंट निफ्टी में फॉल आया, उसके बाद भी एलएनटी 1900 से 2000 के लेवल पे चल रहा है, और एलएनटी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में 10 साल के बाद एक ब्रेकआउट आया है। तो आई थिंक ये आउट परफॉर्मेंस अभी जारी रहेगी, और जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स लाइक एलएनटी कैन गिव यू 20-25-30% अपसाइड फ्रॉम दीज लेवल्स। तो ये फॉल में अपॉर्चुनिटी है, उसमें पोजीशन बना के चलना चाहिए। आईटी इंडेक्स थोड़ा सा ओवरहीटेड था, सारे पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन हो गए थे, अर्निंग्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, अर्निंग्स आए गए सब अच्छे थे, बट उसके बाद भी आईटी इंडेक्स एक रेंज में है, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी जस्टिफाई नहीं करता है आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए। मुझे मालूम है कि काफी लोग एक टेक रेवोल्यूशन और टेक थीम के हिसाब से बात कर रहे हैं, बट काफी ओवरहीटेड है, रिस्क रिवॉर्ड एकदम अच्छी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी बहुत प्राइस वीकनेस भी आ सकती है, इंडेक्स यहाँ से 5-7% गिर भी सकता है, उसमें अपने रिव्यू करेंगे। एज ऑफ नाउ उससे दूर रहना चाहिए जी। लेकिन गौतम, ये जो आपने कहा कि 17,400 17,300 के आसपास स्टेबलाइज हो सकता है, वो इस गिवन सिनारियो में अगर हम जो इंटरनेशनल फैक्टर्स की आपने बात करें, इनफैक्ट आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि जो यूरोपियन कमेंट्री है या फिर क्यूज़ हैं वो अच्छे नहीं हैं, ऊपर से एक यूएस की तरफ से जो कांस्टेंट एक जिसे हम कहते हैं नैगिंग साउंड आते रहता है टेपरिंग को लेकर, वो इन सब को जोड़कर अगर हम देखें तो ब्रॉडली रेंज आप बाकी बचे साल के लिए क्या बनती देख रहे हैं, आई मीन फाइनेंशियल ईयर मार्च तक? देखिए, अगर आप देखिए 17,300-400 इज नॉट माय वर्स्ट केस टू बी ऑनेस्ट। अगर ग्लोबल मार्केट्स में और वीकनेस आती है जो आ सकती है, तब 16,700 हमारा वर्स्ट केस है, जो हम लास्ट 2 महीना से बोल रहे हैं कि अगर बाजार कुछ ज्यादा ही खराब होता है तो वहां तक जा सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू कीप अ प्रोविजन फॉर दोज नंबर्स। एक अच्छी बात यह है कि लेटर दिस वीक यूएस मार्केट्स हॉलिडे में रहेंगे, और दिसंबर का जो महीना है वो सीजनली इज वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड मार्केट्स इन जनरल। तो उसमें क्या होता है कि दिसंबर के महीने में कोई बड़ी फॉल जनरली हम लोग देखने को नहीं मिलती है। तो दैट इज द रीजन आई थिंक कि अगले 5-7-10 दिनों में होपफुली मार्केट स्टेबलाइज कर जाएगी, चाहे वो 17,300-400 के आसपास या 16,700, ये 2 लेवल है, इनके आसपास स्टेबलाइज करके होपफुली वो वापस चलना चालू करेगी, और ऊपर में 18,500 का सीलिंग है। तो 16,700 ऑन द डाउन साइड और 18,600 ऑन द अपसाइड मेरे हिसाब से एक रेंज बना रहेगा। अगर 18,600 कभी भी निकलता है, जो हो सकता है टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं निकलेगा, अगर वो निकलता है तो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट है 19,500, अगर आप मार्च 22 का बात करें तो। राइट। गौतम, फार्मा आपने बोला कि एकदम आउट ऑफ फ्लेवर है, उसके अंदर एकदम उसका मोमेंटम भी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा डिवीज और सन फार्मा की। सन फार्मा एक काफ़ी बड़े टाइम के बाद वापस 800 के आसपास आया, और डिवीज भी 5500 वाला थोड़ा करेक्ट हो गया 48-49 मैक्सिमम, लेकिन इन दोनों पे आपकी क्या व्यू बन रही है? ये दोनों ही फार्मा में अच्छे लग रहे हैं। आपने आप एकदम ठीक कहा, फार्मा इंडेक्स ओवरऑल अच्छा नहीं है, पिछले 4 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी सपोर्ट लेवल्स पे है, अगर वो ब्रेक करता है तो और वीकनेस आएगी, और उसमें बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई 2 स्टॉक है जो अच्छा लगता है, वो है सन फार्मा और डीवी। सन फार्मा इनफैक्ट हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीनों में सन फार्मा 1000 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। और डीवी क्योंकि वो इतना चला है और सॉलिड कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, हमेशा लीड करती है फार्मा स्पेस को, तो उसमें भी ज्यादा वीकनेस नहीं है। तो अगर फार्मा में रहना है तो ये 2 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी सब से दूर रहिए। एक फॉलोअप क्वेश्चन गौतम, सीमेंट स्पेस पे, सीमेंट और कैपिटल गुड्स यूजुअली साथ में चलते हैं, और हमें एक हमारे एनालिस्ट फ्रेंड बता रहे थे कि पिछले साइकिल में लास्ट 10 साल से सीमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 1% के आसपास आ गई थी, और पिछले साइकिल में 6-7% ही ग्रोथ आ चुकी है। तो जब भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है तो सीमेंट बहुत जोर से ग्रो करता है, और लास्ट 3-4 महीने में जो कमेंट्री आ रही है, चाहे वो मिस्टर बांगर हो या श्री सीमेंट, या तो उन्हें वो दिखाई दे रहा है कि यूटिलाइजेशन वहाँ इंप्रूव हो रहे हैं। चार्ट्स में आपको ग्रासिम, श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट में एक अलग ही स्टोरी बन रही है, वो सब कैसा दिखते हैं? सब अच्छे लग रहे हैं। अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और जैसे आपने राइटली कहा, कैपिटल गुड्स और सीमेंट कई बार साथ साथ चलते हैं और वो इंडिकेशन चार्ट में दिख रही है। और अभी ये जो फॉल हुआ है पिछले 3 हफ्तों में निफ्टी में, उसमें अगर आप देखें तो सीमेंट स्टॉक्स में कोई मेजर वीकनेस नहीं आई है। सो जो सेक्टर्स और स्टॉक्स वो इस वीकनेस में खड़े रहे हैं, मेरे हिसाब से वही सेक्टर्स है जो अगली तेजी में सबसे अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर एक टेक अवे आपके व्यूअर्स के लिए है तो वो उन्हीं सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो रिसेंटली स्टडी रहे हैं। और सीमेंट ओवरऑल आई थिंक एज अ स्पेस लुक्स गुड, चाहे वो इंडिया सीमेंट का चार्ट हो, अल्ट्राटेक हो, ग्रासिम हो, बहुत अच्छे चार्ट्स है मीडियम टर्म के हिसाब से। और ये जो निफ्टी डिक्लाइन है मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। बट एक और सेक्टर जिसमें मैं हमेशा से बुलिश रहा हूं, मुझे वो कहना था, वो है अनलॉक ट्रेड। सो आई थिंक अनलॉक ट्रेड इज हियर टू स्टे। मालूम है यूरोप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है कोविड के लिए, बट इंडिया का जिस तरह का अभी स्टांस है, आई थिंक अनलॉक ट्रेड इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस लेवल्स पे भी इस फॉल को यूटिलाइज कीजिए बाइंग करने के लिए टॉप स्टॉक्स में, चाहे वो इंडियन होटल्स हो, पीवीआर हो, आइनॉक्स हो। आई थिंक ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे करेंगे 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं यही सवाल अगला पूछने भी वाला था गौतम, लेकिन आपने आंसर कर दिया। टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करते हैं। आज तो हालांकि एक न्यूज़ बेस्ड स्पॉट है जो हम भारती और वोडाफोन दोनों पर ही देख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आपको ये कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स पर इस समय, बीट भारती या फिर वोडाफोन? देखिए, वोडाफोन तो ट्रैक करना छोड़ दिया, सो फ्रैंकली आई डोंट हैव अ व्यू। बट भारती तो अच्छी लगती है। भारती एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। इट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग वन ऑफ द टॉप 2 नेम्स इन द इंडस्ट्री नाउ वेरी क्लियरली। और बहुत अच्छी चार्ट है। और भारती एक ऐसा स्टॉक है जिसने सालों तक कुछ नहीं किया। तो और कितने स्टॉक्स है, चाहे आप टाटा स्टील ले लीजिए, पूरे टाटा ग्रुप को ले लीजिए, जो ये सब जो स्टॉक्स है जो पिछले 5 साल 10 साल तक कुछ नहीं किए, जब वो ब्रेकआउट करते हैं तो उसमें तेजी बहुत बड़ी होती है। तो अगर आप भारती के बारे में बात करें तो अगले 6 से 12 महीने में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 रुपए के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। सेफ कंपनी है, ग्रेट बिजनेस मॉडल, एंट्री बैरियर्स भी काफी सॉलिड हो चुके हैं और चार्ट्स तो अच्छे हैं ही हैं। सो भारती और रिलायंस, आई थिंक टेलीकॉम अगर प्ले करना है तो अच्छी स्टोरी है, इसमें बने रहना चाहिए। राइट गौतम, आपका व्यू मिड कैप स्पेस पर काफी नेगेटिव रहा है कि वहां अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी, लेकिन ऐसे गिरावट में कहीं पर अगर मौके ढूंढने हो तो मिड कैप स्पेस में कौन से काउंटर्स आपको पसंद आते हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं और यहाँ पर एक्यूमुलेशन की जा सकती हो? देखिए, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में मैं थोड़ा कंसर्न्ड हूँ। मुझे चार्ट अच्छी नहीं लग रही है। डिस्पाइट निफ्टी हैविंग फॉलन 1000 पॉइंट्स, अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स देखें तो लाइफ टाइम हाई से वो ज्यादा दूर नहीं है, तो उसमें गिरने की काफी स्कोप है। तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ और अभी मैं एक्चुअली लार्ज कैप्स में ही मैक्सिमम रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और लार्ज कैप्स में भी टॉप 15 टॉप 20 कंपनीज में ही फोकस रख रहे हैं। और क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इतनी बड़ी तेजी हम लोग ने पिछले 12 महीनों में देख ली है, so the provision to fall is actually very very large। बट अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के बारे में बात करेंगे तो जो मिड कैप रियल एस्टेट कंपनीज है, मिड कैप सीमेंट कंपनीज है, मिड कैप फर्टिलाइजर कंपनीज है, टेक्सटाइल कंपनीज है, शुगर कंपनीज है, आई थिंक ये सब में फोकस रखना चाहिए। और ये सारे सेक्टर्स में टॉप 2 और 3 नेम्स में ही काम कीजिए। अगर बाजार स्टेबलाइज होता है दिसंबर में तो इस सब में बड़ी तेजी बनेगी। बट उन शेयरों से दूर रहिए जो पिछले 12 महीनों में बहुत चल चुके हैं, क्योंकि उनमें अभी गिरने का प्रोविजन काफी ज्यादा है। और अंडर परफॉर्मेंस में फोकस कीजिए, जो हमारा थीम रहा है पिछले 6 हफ्तों से। गौतम, अगर ऐसी बात करें तो 2 फिल्टर्स पे आपके एक स्टॉक सही बैठता है, रियल एस्टेट का है, अंडर परफॉर्म हुआ है, और टॉप 2-3 कंपनी में भी है, लेकिन मार्केट कैप अभी 2-3 कंपनी के टॉप नहीं हुआ है, जो है इंडिया बुल रियल्टी, जो उन्होंने लेटेस्ट अपना एक्सचेंज पे इस बार पहली बार एम्बेसी ने उनका प्रेजेंटेशन दिया कि उनका क्या प्लान है। तो नंबर्स अगर स्टैक अप करें तो टॉप 2-3 में आता है, लेकिन मार्केट कैप अभी 15-20 हज़ार करोड़ के आसपास है, जबकि 50-50, 60-60 हज़ार करोड़ की कंपनीज हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओवर द वीकेंड गोदरेज प्रॉपर्टीज का डेटा भी आया था, डेटा काफी अच्छा था। आपको इस पे क्या व्यू लगता है? इस स्टेट के इस सेक्टर की अगर आप 2-3 पिक्स बताएं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। देखिए, हम लोग ने तो पिछले 4-5 महीनों में ऑलमोस्ट एवरी रियल एस्टेट स्टॉक रेकमेंड किया गोल्डीलॉक्स पे। अभी एक छोटी सी करेक्शन चल रही है जो एक नॉर्मल है, क्योंकि रियल एस्टेट एक क्राउडेड ट्रेड बन गया था और जैसे ही अब गुड न्यूज आ रही है तो उसमें थोड़ा सा सेल ऑन न्यूज हो रहा है। बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी देखें तो मेरे हिसाब से ये अगले 12, 18, 24 महीने ये चलेगा। रियल एस्टेट को हर स्मॉल करेक्शन में लेना चाहिए। और ग्रेट एग्जाम्पल है, निफ्टी में इतनी बड़ी फॉल आई, बड़ी माने 1000-1200 पॉइंट की फॉल आई, डीएलएफ देखिए कहां पर है,
ब्रिगेड देखिए कहां पर है, प्रेस्टीज एस्टेट्स देखिए कहां पर है, ओबरॉय देखिए कहां पर है। इट्स वेरी क्लियर कि इसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, लोग इसको फॉल पे ले रहे हैं, स्मार्ट मनी इसमें काफी इन्वॉल्व है और डेटा तो काफी अच्छा है ही। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी हम लोग ने रेकमेंड किया था 2 महीना पहले और मुझे अच्छा लगता है। तो इस निफ्टी डिक्लाइन में इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, मीडियम टर्म के हिसाब से देखिए। डे टू डे हो सकता है आपको रिटर्न्स नहीं मिले, बट इस मार्केट में अगर कोई सेक्टर जिसमें काफी सेफ्टी है वो रियल एस्टेट है। सो डीएलएफ, ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और जो बैंगलोर बेस्ड कंपनीज है ब्रिगेड और प्रेस्टीज, आई थिंक मेरे हिसाब से ये सब अच्छे करने चाहिए मीडियम टर्म में। अच्छा, अब एक सेक्टर की बात करते हैं जो लास्ट 15-20 दिनों में तो इतना जबरदस्त चला है, किसी ने सोचा नहीं था, वो है हॉस्पिटल स्पेस। आज भी उसमें एक डील आई, फ्लिपकार्ट ने सस्ता सुंदर ले लिया, लेकिन हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स बियॉन्ड फंडामेंटल्स हो गए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो कोविड के केसेस नीचे आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 8-10 साल के बाद मार्केट ने एकदम दोबारा से ढूंढ लिया एक नया सेक्टर। आपका क्या व्यू है फोर्टिस, अपोलोज ऑफ द वर्ल्ड पे? वेरी पॉजिटिव अजय जी। आई थिंक ये अगेन एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्पेस, और मेरे हिसाब से ये चलेगी। अभी ये बहुत जल्दी एंड नहीं होगा, क्योंकि देखिए जिंदगी बदल गई है कोविड के कारण। जो पिछले 12-18 महीनों में हुआ, आई थिंक डायग्नोसिस हैज बिकम सच एन इम्पोर्टेंट थीम। तो अगर आप फोर्टिस के नंबर्स देखें, मैक्स हेल्थ केयर अच्छा लगता है, अपोलो हॉस्पिटल्स तो एक एवरग्रीन स्टॉक है, इट इज द इन्फोसिस ऑफ द सेक्टर। सो ये एक अच्छी स्टोरी है, इस सब में तेजी बनेगी और एक सेफ सेक्टर है, जहां पर अर्निंग्स विजिबिलिटी भी है और एक टेलविंड भी है, गिवन गिवन द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी लिव इन। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जो 3-4 स्टॉक्स मैंने कहा, मैक्स, फोर्टिस और अपोलो, इनमें पोजीशन बनाना चाहिए। मेट्रोपोलिस भी काफी अच्छा लग रहा है, डॉक्टर लाल पाथलैब भी काफी अच्छा लग रहा है। ये सब सेफ स्टॉक्स है, आपके पोर्टफोलियो के 10 से 12% एटलीस्ट इस सेक्टर्स में होने चाहिए। जी, ये इंटरेस्टिंग व्यू दिया आपने कि यहाँ पर 10 से 12% आपके पोर्टफोलियो का आप एक्सपोजर यहाँ पर रख सकते हैं। ये जो अनलॉक की थीम आपने कही ना, उसी के साथ साथ गौतम और एक जो अहम थीम है वो है कंजम्पशन ड्रिवन, और वो हमने देखा भी, चाहे वो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है और अभी भी जिस तरह से चल रही है, तो जो NBFCs हैं जो कि इस स्पेस में काफ़ी अग्रेसिवली काम करती हैं वहाँ पर, या फिर रिटेल स्पेस में, यहाँ पर कोई व्यू है आपका? कोई स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट पर या फिर रडार पर? देखिए, इसमें थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बट वी आर लाइकिंग कंपनीज लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। आई डोंट नो वेदर इट रियली फिट्स द बिल विद ऑन द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक 6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है और तेजी लग रही है। तो जो भी रियल एस्टेट का प्रॉक्सी है, अनलॉक ट्रेड का प्रॉक्सी है, आई थिंक उसमें थोड़ी सी पोजीशंस बनानी चाहिए। बट ये कहते कहते मुझे एक चीज और याद आता है कि अगर किसी को इस लेवल्स पे एक जगह और जहां पर बड़ी कमिटमेंट बनानी चाहिए, वो है गोल्ड और सिल्वर। आई थिंक आई हैव बीन अ बिग बुल ऑन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मेनी मंथ्स नाउ। मुझे लगता है कि बड़ी तेजी इसमें चालू हो चुकी है और गोल्ड $1950 तक जा सकता है और इवेंचुअली मीडियम में $2070 तक जा सकता है। तो अगर आप इक्विटी मार्केट्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो करनी चाहिए, तो आपको 10 से 15% आपकी पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में जानी चाहिए। आई थिंक दुनिया में कुछ भी होता है तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में तेजी आएगी और वो चार्ट दिखा रहा है। ऑलराइट, तो ये आपके प्रेफर्ड होंगे गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना। साथ ही गौतम, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑटो स्पेस पर आपका व्यू क्या रहेगा, क्योंकि ये बात हुई थी कि अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस पूरे साल में आप पीछे देखें तो मिड कैप ऑटो स्पेस जो सेमीकंडक्टर की कमी से जो दे वर स्ट्रगलिंग विद दिस मेजर क्यू, और जिसके चलते हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देख लिया। वो क्यू गॉन ऑफ द वर्स्ट डेज, वो दिन अब और वो क्यूज चले गए हैं। यहाँ से क्या आपका व्यू रहेगा ऑटो स्पेस के लिए? डू यू बिलीव कि यहाँ से इनके लिए अपसाइड पॉसिबल है? देखिए, ऑटोज में काफी डाइवर्जेंट व्यूज है, because on one hand you have stocks like Bajaj Auto and Hero Moto which have been underperforming consistently, और दूसरे हाथ में आपके पास है stocks like Tata Motors and M&M which have done very well in the recent past। तो हमारे पिक्स तो Tata Motors और M&M है। इसको आप एक होलिस्टिक मूव की तरह नहीं दे सकते हैं। कई स्टॉक्स अंडरपरफॉर्म करते रहेंगे और कई स्टॉक्स आउटपरफॉर्म करते रहेंगे, जैसे Tata Motors और M&M, जैसे मैंने कहा कि वो एक दे आर अ प्रॉक्सी ऑफ द EV थीम।
सो सिलेक्ट स्टॉक्स में रहिए, ये 2 स्टॉक्स जो विनर्स रहे हैं यही अच्छा करेंगे, और बाजार अगर स्टेबलाइज होता है तो टाटा मोटर्स और एमएनएम में और बड़ी तेजी आएगी। बाकी सारे स्टॉक्स को छोड़ के रखना चाहिए। बट अगर आप ऑटो एंसिलरी को देखें, वो एक अगेन एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया ओवरऑल बेसिस पे, और वहां पर भी अगर थोड़ी बहुत डिक्लाइन आती है तो टॉप जो 3-4 स्टॉक्स है ऑटो एंसिलरी में, वहां पर कमिटमेंट बनानी चाहिए। एक आखिरी सवाल गौतम, वो है एनबीएफसी स्पेस पे। एक तो एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल फेवरेट हैं, बिग एचएनआई फेवरेट हैं, उनको पेटीएम का भी एक थोड़ा टेलविंड मिल रहा था। लेकिन उसके बियॉन्ड भी एक तो इस पर राय बताइए, और उसके बियॉन्ड कैनफिन होम्स, आईएफएल फाइनेंस, काफ़ी मिड कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। उसके चार्ट्स पे कुछ शेयर कर सकते हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस तो एक नॉन स्टोरी है, क्राउडेड ट्रेड है, जैसे आपने कहा इंस्टीट्यूशनल फेवरेट है, बट इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए? आंसर इज नो। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे स्टॉक्स और दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहिए, अनलेस समबडी इज हैविंग अ 3 ईयर 5 ईयर व्यू, तो वो अलग बात हो जाती है। बट बाकी के जो आपने जो मिड कैप फाइनेंसिंग स्टॉक्स के बारे में कहा, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जैसे कैनफिन होम हो या आईएलएफएल फाइनेंस हो। I think structures are very good, and they are again a proxy to the economy. They are a proxy to what's happening in real estate, and infrastructure in a sense. So I think they will continue to do well. तो वहां पर definitely medium term, long term के हिसाब से position बनानी चाहिए। राइट, वंडरफुल गौतम, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। गौतम शाह, गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर, स्टॉक चैट और चार्ट चेक्स कर रहे थे, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वो सब शेयर कर रहे थे। टाइम